हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पर। पिछली क्लास में हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ा था और आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर सेकेंड है। ये क्या है? क्लास 9 का ये दूसरा चैप्टर है जिसका हम पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। ठीक है बच्चा लोग, तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू को, और प्लांट टिश्यू को हमने दो भागों में बांटा था। सॉरी, प्लांट टिश्यू को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हमारा मेरिस्टेमेटिक हो गया था और दूसरा हमारा परमानेंट हो गया था। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक को भी हमने तीन भागों में बांटा था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के रूप में। और परमानेंट को भी दो भागों में बांटा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एपिकल था, ये पौधों के लंबाई को बढ़ाने में काम आता था। इंटरकैलरी नोड्स वाले पौधों के बीच के सतह को बढ़ाता था। और लेटरल जो होता है वो पौधों का जो परिधि होता है, जो तना होता है, उसमें मोटाई बढ़ाता है, ये पौधों की मोटाई बढ़ाता था। सिंपल वाले का बहुत सिंपल काम था, कॉम्प्लेक्स वाले का बहुत कॉम्प्लेक्स काम था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने इस नए चैप्टर को, नए वीडियो के। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो उससे पहले हम जानते हैं जो ये टिश्यू होता है, ये टिश्यू होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक समान काम करने वाले जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो आज हम एनिमल टिश्यू को पढ़ने वाले हैं और एनिमल टिश्यू को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है उपकला उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा होता है लास्ट हमारा नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तो हम एक एक करके चारों को समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो उपकला उत्तक होता है बच्चा, उसका काम होता है हमारे शरीर में सुरक्षा देना, यानी शरीर को सुरक्षित रखना, किसी भी प्रकार के क्षति से शरीर को सुरक्षित करके रखना। तो आइए समझते हैं, एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है शरीर को सुरक्षित रखना। कोशिका जो इसके सेल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं, यानी बहुत ही पास पास होते हैं, जिस वजह से इनके बीच में इंटरकोशिकीय यानी अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं एक स्पेशल लेयर की वजह से, एक झिल्ली की वजह से, जिसको हम बेसमेंट झिल्ली बोलते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ये जो बीच में जो सतह आता है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस तरह से इसके सेल होते हैं। अब दूसरा हमारा पेशी उत्तक, इसका मेन काम होता है बच्चा गति देने का। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, है ना, गति और यांत्रिकी सहायता देने का, यानी मूवमेंट और मैकेनिकल सपोर्ट देने का। तीसरा हमारा आता है संयोजी उत्तक, ये जोड़ने वाला गोंद होता है, यानी ये पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। ठीक है, और चौथा हमारा है तंत्रिका उत्तक, नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। तो इसका जो काम होता है बच्चा, ये जो हमारे पूरा का पूरा बॉडी होता है उसमें जो भी संचार होता है, जिस भी तरह का कोई भी अगर फीलिंग्स का संचार हो या किसी भी तरह का भावना का संचार हो, अगर चोट लगा है तो हमको कैसे पता चलता है, वो सब हमें तंत्रिका उत्तक से पता चलता है। और इसका एक और काम होता है, ये हमारी बॉडी को नियंत्रित करके रखता है, ये कमांड देता है। ठीक है बच्चा, तो आइए हम एक एक करके सबको समझते हैं। पहला हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। तो जो उपकला उत्तक होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका काम होता है सुरक्षा देने का और उसको प्रोटेक्ट करके रखने का। तो आइए हम समझते हैं, ये ना एक निरंतर परत बनाता है, जैसे आपको मैंने यहाँ बताया था ना, ये आपस में जुड़ के एक निरंतर परत बनाता है, एकदम वैसे ही जैसे कि जमीन पे टाइल्स बिछी हो। ठीक है, एकदम बिल्कुल पतला सा लेयर बनाएगा। तो आइए समझते हैं, कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ कसकर जुड़ी होती है और निरंतर सीट बनाती है, यानी एक सीट के जैसे कसकर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, बिल्कुल जमीन पे बिछे टाइल के जैसे एक सीट की तरह काम करती है और एक बहुत ही पतला सा लेयर बनाती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ये बहुत ही पास पास होते हैं इसलिए इसके अंदर जो होता है कोई भी अंतःकोशिकीय स्थान, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि ये आपस में बहुत ही पास अरेंज होते हैं। आपने ये देखा था ना, मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था कि ये बहुत ही पास अरेंज होते हैं, तो इसकी वजह से इनके बीच में कोई जगह नहीं बचता है। ठीक है, तो इसलिए इनमें
इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, और ये जो दूसरे सेल होते हैं उनसे एक स्पेशल लेयर की वजह से अलग होते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, बेसमेंट झिल्ली। अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में यहाँ पे, कि एक स्पेशल लेयर से जुड़े होते हैं जिनको हम बेसमेंट लेयर बोलते हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है बच्चा, शरीर को चोट और क्षति से बचाना है, यानी प्रोटेक्शन का काम होता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है। तो आइए, अब ना इसके भी ना 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, इपिथेलियल के 4 प्रकार होते हैं, इसको भी 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है स्क्यूमस, दूसरा होता है क्यूबिडल, तीसरा होता है कॉल्यूमनर, और चौथा होता है सिलिटेड, ठीक है। एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम स्क्यूमस को समझते हैं, आइए देखते हैं। ये है ना 4 प्रकार इसके सल्गी के। स्क्यूमस यानी चपटी और अनियमित कोशिकाएं, ये जो बहुत ही चपटा सा होता है, आप देख सकते हैं ना, अभी बिल्कुल ही चपटा हुआ है और एकदम अनियमित होता है, इसका कोई निश्चित जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता है, ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है। उसके बाद ये जो बनाता है वो एक नाजुक लेयर बनाता है। किस तरह का नाजुक लेयर बनाता है, तो ये ना एक बहुत ही पतला सा लेयर बनाता है हमारे शरीर के अंदर, जो कि क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। तो आप सोचिए आपके शरीर में वैसा क्या पतला लेयर है जो कि गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में लंग्स होता है जो कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। ये बहुत ही पतला होता है, पन्नी, प्लास्टिक का पन्नी देखो ना आप, बिल्कुल उतना ही पतला होता है, ये उतना ही थिक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन का आदान प्रदान होता है। तो जो हमारा स्क्यूमस सेल होता है, सल्की उत्तक होता है, उसका काम क्या होता है बच्चा, उसका काम होता है शरीर में गैसों का आदान प्रदान करना। उसके बाद हमारा दूसरा आता है क्यूबिडल यानी घनाकार। इसका क्या काम होता है बच्चा, इसका काम होता है लार और पसीने की ग्रंथियों का निर्माण करना, यानी जहां भी आपके शरीर में अब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रिएशन हो, वो काम होता है किसका, हमारा जो स्क्यूमस होता, सॉरी क्यूबिडल जो होता है, इसका काम होता है। यानी आपके शरीर में कहीं से भी स्राव हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार का अवशोषण हो रहा है, तो वो काम कौन करता है बच्चा, हमारा क्यूबिडल करता है। तो ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ मौजूद होगा। ये आपके इन जो किडनी होता है वहाँ मौजूद होगा, ठीक है, और आपके लार ग्रंथि पे, आपके माउथ में मौजूद होगा और किडनी पे मौजूद होगा। मेनली ये किडनी में ही होता है, ठीक है, हाँ जी। तो ये किडनी में मौजूद होगा। इसका काम क्या होता है, अवशोषण का और स्राव का काम होता है। ये एक और काम करता है बच्चा, क्या काम करता है, तो ये भोजन को ना पचाने में हेल्प करता है, ठीक है, भोजन के पाचन में हेल्प करता है। और इसके अलावा भी ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है और स्टमक होता है, इन दोनों जगहों को अंदर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि ये किसी भी तरह का इसमें कोई क्षति ना हो, ठीक है। अब हम अपने तीसरे पे आते हैं, जिसका नाम है स्तंभाकार यानी कॉल्यूमनर, ठीक है। हम इसको समझते हैं। ये ना आप देख सकते हो ना, स्ट्रक्चर बहुत ही खंबे जैसी है, एकदम लंबा लंबा सा है, और इसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो होता है बच्चा, इसका भी काम होता है अब्सॉर्प्शन का, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था क्या अभी, जो कॉल्यूमनर होता है बच्चा, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन करने का और सिक्रिएशन करने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था कि ये, क्योंकि ये क्यूबिडल है, ठीक है, यहाँ पे ये किडनी में मौजूद होता है। जो कॉल्यूमनर होता है वो कहाँ होता है, वो हमारे स्टमक में मौजूद होता है, ठीक है, स्टमक वाले एरिया में मौजूद होगा। और इसका काम होता है, इसका काम होता है मेन भोजन को पचाने में भी हेल्प करने का, ठीक है। तो चलो चलिए, ये मैंने कभी ही कर दिया इसको, हाँ अभी ठीक है, समझ गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा आता है जो एपिथेलियल टिश्यू का लास्ट है, वो है सिलिटेड यानी पक्षमाभी। सिलिटेड यानी पक्षमाभी होता है। इसका क्या काम होता है बच्चा, इसका काम होता है हमारे शरीर में तरल पदार्थ और जो बलगम होते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम होता है, ठीक है। और इसका जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो बालों जैसा होता है, ये आप देख सकते हैं, एक तो लंबा लंबा सा है ये इस तरह का, और इसमें ना ऊपर से एक छोटे छोटे बालों के जैसे स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं सीलिया सेल। क्या बोलते हैं बच्चा, सीलिया सेल। ये एकदम बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे श्वास नली पे मौजूद होता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर से तरल पदार्थ और बलगम को बाहर निकालना। इसके अलावा इसका काम होता है जो मोटे मोटे कचरे होते हैं, धूल कण हो गया, उसको हमारे शरीर में आने से रोकता है ये, ठीक है। ये मौजूद कहाँ होगा, तो ये अब देखो पक्षमा भी कहाँ मौजूद है, आपके श्वास नली पे है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है, सिलिटेड टिश्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है एनिमल टिश्यू का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। इसका मेन काम क्या होता है बच्चा, इसका मेन काम होता है गति देने का और यांत्रिक सहायता देने का, मैकेनिकल सपोर्ट और
मूवमेंट देने का, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा इसका, वो बहुत ही लंबे और बड़े आकार के मसल फाइबर से बने होते हैं। ये आप देख सकते हो ना, ये लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ इतने बड़े हैं, इधर भी हैं, इधर भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। इस प्रकार के बड़े बड़े और लंबे मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं, जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन फाइबर में मौजूद होता है, जो शरीर की गति के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये प्रोटीन, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये सबके सब प्रोटीन होता है, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटीन बोलते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन फाइबर में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है बच्चा सिकुड़न का और फैलने का, यानी कॉन्ट्रासेप्ट का और रिलैक्स का। ये बॉडी में, क्योंकि आप जब चलते हो तो आपका एक पैर मुड़ता है, फिर क्या होता है, सीधा हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फैल गया, ठीक है, और यहाँ पे सिकुड़ गया, यानी यहाँ कॉन्ट्रासेप्ट हो गया और यहाँ पे रिलैक्स हो गया। तो ये जो काम होता है कौन करता है? ये हमारा मसल फाइबर करता है। ये जो है ना मसल फाइबर, ये हाथ फोल्ड करते हो आप, तो यहाँ से होता है ना फोल्ड, यहाँ से होता है, फिर यहाँ पे पैर फोल्ड होता है, यहाँ पे पैर फोल्ड होता है, यहाँ से कमर फोल्ड होता है, यहाँ से कंधा फोल्ड होता है। तो इस तरह का यहाँ से गर्दन में मूवमेंट होता है। तो ये सब कौन करता है? ये सब हमारा मस्कुलर टिश्यू करता है, ठीक है। चलो चलिए, हम्म तो आप समझ गए इसका मेन काम क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टल का और रिलैक्सन का काम होता है, जिसकी वजह से ये शरीर में मूवमेंट ला पाता है। अब इसके बिना तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चा लोग? तीन प्रकार। पहला होता है स्केलेटल, दूसरा होता है स्मूथ, और तीसरा होता है कार्डिक। यानी स्मूथ यानी चिकनी होता है, स्केलेटल यानी कंकाल होता है, और कार्डिक माने हृदय होता है। आपको पता है ना, कार्डिक मसल यानी हृदय मसल। तो आइए इसको समझते हैं एक एक करके। जो पहला हमारा होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू या मसल, इसका क्या काम होता है बच्चा? ये ना हमारे शरीर में मूवमेंट कराता है, ठीक है। ये चलने में मदद करता है। उससे पहले हम इसका शेप देखेंगे, तो ये सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार होता है। ये आप देख सकते हो ना, एकदम बेलन के नुमा, बेलन के जैसे है ना, ये है ना बेलन के भांति। और ये ना बहुत सारे केंद्रक होते हैं उसमें। ये जो आप ब्लू 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 सा देख रहे हो, ये सब उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसलिए इसको हम बहुकेंद्रक कहते हैं। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए हम इसको बहुकेंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये रैखित यानी स्ट्रेच होता है। ये क्या होता है? स्ट्राइटेड क्या होता है? ये जो लंबे लंबे से आपको देख रहे हो ना, आप इस इमेज में समझ आप समझोगे। ये जो आप देख रहे हो रैखित, ये लाइंस, ये वाली लाइंस, ये हल्की हल्की सी लाइन दिख रही होगी आपको, इसी को हम रैखित कहते हैं, या इसको धारी युक्त कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मसल होते हैं स्केलेटल मसल, ये डायरेक्ट ना मसल से जुड़े होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हड्डी दिख रहा है और ये मसल दिख रहा है, तो ये डायरेक्ट मसल जो है वो हड्डी के ऊपर चढ़ गया, और जो ये हड्डी है ये मसल के अंदर तक जा रहा है। तो क्योंकि वो स्केलेटन से कनेक्ट कर पा रहा है, स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है। हड्डियों से जुड़ा हुआ मसल यानी स्केलेटल मसल। इसका क्या काम होता है? गति का काम होता है, अभी अभी हमने देखा था। उसके बाद ये जो होता है ना, ये वॉलेंटरी होता है, यानी ऐच्छिक होता है। इसको ना हम अपने मन से कर सकते हैं कुछ भी। जैसे अभी आपका मन होता है भाई, आप हाथ फोल्ड कर सकते हो। अगर आपका मन हो तो आप चल सकते हो, यानी आप अपने शरीर में किसी भी तरह का मूवमेंट आप अपने मन से कर सकते हो, अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मसल होते हैं ये जल्दी थकने वाले होते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा दौड़ो तो आपका जो पैरों में होता है ना दर्द होने लगता है। आप कुछ भारी सामान उठाओ तो वो दर्द होने लगता है हाथ में, ठीक है। तो ये ना जल्दी थक जाते हैं मसल, और ये डायरेक्ट हड्डियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? सॉरी, ये कैसे होता है? तो हड्डियों से जुड़े होता है। अभी मैंने आपको यहाँ जस्ट इस वाले इमेज में लिखाया था ना कि ये कैसे हड्डियों से जुड़े होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे घुटनों के पास देखिए, तो ये सीधा हड्डियों के अंदर, यानी ये मसल के अंदर तक जा रहा है। यहाँ भी आप देखो तो मसल के अंदर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हड्डियों से जुड़ा होता है, और इसके जस्ट ऊपर मसल होते हैं। इसी के हेल्प से ये जो मसल होता है वो जुड़ा हुआ होता है, यानी वो अपनी जगह पे स्थित होता है, ठीक है। तो हमने स्केलेटल मसल समझ लिया, इसका काम समझ लिया, ठीक है। ये जल्दी थकने वाले होते हैं, ये ऐच्छिक होते हैं, रैखित होते हैं। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे पे आए, यानी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पे, चिकनी मस्कुलर टिश्यू पे, तो उसका जो आकार होता है बच्चा, शेप होता है, वो तारुपिन होता है। तारुपिन क्या होता है? अपने काजू कतली देख रखा हो ना, ये आप देखो, ये है ना तारुप, इसी शेप को हम तारकपिन बोलते हैं, ठीक है, या स्पिंडल बोलते हैं। इसको कैसे बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं। इसमें जो केंद्रक होते हैं ना बच्चा, वो एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें एक ही केंद्रक होता है, इसलिए हम इसको यूनि न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो होता है मसल, ये आरेखित होगा, इस पर कोई भी स्ट्रेच नहीं होगा, ये कहीं से भी इसमें कोई लाइंस नहीं होगी, ये बहुत स्मूथ होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रेखा लाइंस कुछ भी नहीं होगा जो डिस्टर्ब करे। बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। ये अनैच्छिक भी होता है। इसमें अगर आप कंट्रोल की बात करें तो ये अनैच्छिक होगा, ये अपने मन से काम करता है, आपके मन से काम नहीं करेगा, ये अपने आप काम करते रहता है, ठीक है। ये आपके मन से ना रुकेगा ना चलेगा, ये अपने आप काम करते रहता है।
ठीक है बच्चा लोग। तो अगर हम बात करें कि ये इसके थकान की, तो ये जो मसल है ये जल्दी थकते नहीं हैं। आपने देखा कभी पेट का मसल बहुत जल्दी थक जाता है, तो ये जल्दी नहीं थकते हैं, पर जल्दी नहीं थकते हैं। ठीक है, ये मौजूद कहाँ कहाँ होगा, तो ये आपके रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स में, और आपके आंत में इंटेस्टाइन में मौजूद होगा। ठीक है बच्चा, आपने दूसरा भी समझ लिया, चिकनी यानी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अब हमारा तीसरा आता है कार्डिक वाला यानी हृदय मस्कुलर टिश्यू। ये सीधा है बाबू, ये लंबा और शाखित होता है। ठीक है, ये ब्रांचेड होता है, इसमें कई सारे ब्रांच होते हैं, इसकी कई सारी शाखाएं होती है। ये भी एक ही न्यूक्लियस इसके पास भी होता है। ठीक है, एक ही प्रकार का न्यूक्लियस इसके पास भी होगा। उसके बाद ये रैखित होता है, स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, ये भी रैखित होता है, पर ये रैखित नहीं होता है। ये आपका रैखित होगा, ये भी आपका रैखित होगा, पर ये नहीं होगा। ठीक, कौन सा नहीं होगा, स्मूथ वाला नहीं होगा। और आपका जो स्केलेटल है और जो कार्डिक है वो दोनों रैखित होंगे। उसके बाद ये मसल भी होता है ना बच्चा, ये भी अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। ये भी आपके मन से काम नहीं करेगा, ये अपने आप काम करेगा। ये भी जल्दी नहीं थकते हैं। जो भी अनवॉलंटरी होते हैं ना, जो अपने आप काम करते हैं, वो जल्दी नहीं थकते। आपने देखा जो ये स्मूथ वाला था ये भी जल्दी नहीं थक रहा था, जो ये हमारा कार्डिक वाला है ये भी जल्दी नहीं थक रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये अनैच्छिक होते हैं, अपने मन से काम करते हैं। ठीक है, आपके इच्छानुसार नहीं चलते ये। और ये जो मसल होता है ये केवल और केवल हृदय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, ये केवल और केवल हृदय का निर्माण करते हैं। ये कहीं और नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में पाया जाएगा। ठीक है, तो हमने जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है इसके भी तीनों तरीके को हमने समझ लिया। अब आइए, अब हम आते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू पे, यानी हम अपने संयोजी ऊतक पे आते हैं। ये रहा हमारा संयोजी ऊतक। इसका काम होता है शरीर को जोड़ कर रखने का। ठीक है, शरीर को जोड़ने वाला गोंद। इसका मुख्य विचार, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और निरंतरता बनाए रखता है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। संयोजी ऊतक में ना तीन तरह से होते हैं, एक लूज और डेंस होते हैं, एक स्केलेटल होता है और एक फ्लूइड होता है, यानी एक तरल होता है बिल्कुल लिक्विड के जैसे, एक हमारा मजबूत होता है, और एक बहुत ही ढीला होता है, और एक बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है। तो आइए हम एक एक करके सबको समझते हैं। जो स्थिर और सघन है इसको समझते हैं। अंगों के बीच जगह भरना और स्नायु कंडरा का निर्माण करना। अब ये क्या है, तो आइए समझते हैं। जो हमारे दो ऑर्गन्स होंगे, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इनके बीच अगर कोई खाली जगह रह जाएगा तो ये उसको फिल करेगा। क्या करेगा, ये उसको फिल करेगा। अगर कहीं भी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का खाली जगह रह गया तो वो अपने मैट्रिक्स से, चाहे उसके मैट्रिक्स में कोई भी पदार्थ हो, वो उसको मिलाकर उसको फिल करेगा। उसके बाद ये स्नायु और कंडरा का निर्माण करता है। लिगामेंट और जो ये टेंडन होते हैं, टेंडन, उसका निर्माण करते हैं ये। ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद हमारा दूसरा आता है स्केलेटल, यानी शरीर में ढांचा प्रदान करना। जैसे आप हड्डी और उपास्थि का काम देखते हो ना, बोन्स और जो उपास्थि होता है, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर ही तो दे रहा है। आप यहाँ देखो तो ये बॉडी जो इस तरह से खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है, ये किसके वजह से खड़ी है, हड्डी के वजह से तो है। ये आप जो बोन्स देख रहे हो, इस प्रकार का जो हड्डी होता है हमारे शरीर में, उसी के हेल्प से तो ये खड़ी है, स्केलेटल के हेल्प से। तो ये हमारे शरीर को पूरी तरह से जोड़ कर रख रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। कंकाल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे, फ्लूइड। शरीर में पदार्थों का परिवहन। अब देखते हो ना, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और जो भी प्रोटीन वोटीन होते हैं, जो भी हमारे शरीर को जरूरत होता है, वो किसके हेल्प से हमारे पूरे शरीर में ट्रेवल करता है, तो ब्लड के हेल्प से करता है, रक्त के हेल्प से करता है। तो ये भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ठीक है बच्चा, अब हम आगे आते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इंसुलेटर और कनेक्टर, यानी कैसे, ये लूज और डेंस, यानी लूज और डेंस में हम अंतर समझेंगे। इसको ना हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलोरा, एडिपोज और टेंडोन्स और लिगामेंट्स। ठीक है, हम इसको समझते हैं पहले। जो हमारा एलोरा होता है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है और जेली जैसा मैट्रिक्स होता है। जो हमारे त्वचा और मांसपेशी होगा ना, कि जैसे मानो अब ये हमारा क्या है, ये मांसपेशी है ना, अब इसके ऊपर जो हमारा स्किन का लेयर होगा, अब मान लो कि इसको हम ना सीधा कर देते इस तरह से। ये मान लो ये हमारा त्वचा है, और ये वाला हमारा सॉरी, ये हमारा मस्कुलर है, मसल है, और ये हमारा त्वचा है। तो अब इसके बीच में, यानी ये जो दूसरे से कनेक्ट करेगा, इसके बीच में जो जगह होता है, यहाँ जो भरा होता है, जो भी चीज़, जो मैट्रिक्स भरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, एडिपोड्स कहते हैं। ठीक है, या सॉरी, एरीलोरा कहते हैं, एरीलोर कहते हैं, एरीलोर, हाँ एरीलोर कहते हैं। ठीक है, ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में जो मैट्रिक्स होता है वही होता है। ठीक है, अब आते हैं वसा ऊतक, यानी एडिपोज। ये बहुत लूज होते हैं और इसका काम होता है फैट को जमा करके रखने का। क्या करने का, फैट को जमा करने का। शरीर को यांत्रिक झटकों से बचाता है, क्योंकि शरीर के बाहर एक मोटा सा परत बना लेता है ये वसा का, जिस वजह से अगर मानो कि कोई झटका लग रहा है शरीर को, तो ये उसको अब्जॉर्व कर लेता है और बचा लेता है, यानी इंसुलेटर के जैसे काम करता है। ठीक है,
ये किन किन में होता है उसके उदाहरण में आप ऊँट को देख लो, कबूतर को देख लो, तो इनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं फैट वाले चीज़। ठीक है, अब आता है हमारा टेंडोन, यानी ये बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, ये डेंस का उदाहरण है। ये देखो, ये दोनों लूज का उदाहरण है। एडिपोज हो गया और एडी लोअर हो गया। एडी लोअर और एडिपोज ये दोनों आपके लूज के एग्जाम्पल्स हैं, और जो टेंडोन है ये आपके डेंस के एग्जाम्पल है। अब टेंडोन को समझते हैं। जो टेंडन हमारा, ये क्या करता है, महान शक्ति, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल लेकिन सीमित लचीलापन। इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। हमारी हड्डियों, क्या हम अपनी हड्डी को बीच से मोड़ सकते हैं क्या? नहीं, वो बहुत मजबूत होता है, पर उसको बीच से मोड़ना इम्पॉसिबल होता है। वो टूट जाएगा, अगर हम ज़्यादा उसको मोड़ना चाहेंगे ना, वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन क्या करता है, ये सीमित लचीलापन रखता है, ये ज़्यादा झुकाव नहीं करता। ये अपने मसल को, यानी मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ कर रखता है। कौन? टेंडन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका मसल है और ये आपका हड्डी हो गया। तो ये जोड़कर कौन रख रहा है? ये टेंडन के हेल्प से जोड़कर रह रहा है। चलिए, अब आते हैं लिगामेंट पे। लिगामेंट क्या होता है? ये दो हड्डियों को जोड़ता है। जैसे मानो ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ करता रखता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो घुटने की हड्डी, यहाँ जांग की हड्डी और जो यहाँ वाली हड्डी आपस में जुड़ेगी ना, यहाँ, तो इसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाएगा उसी को हम लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा अस्थि यानी बोन्स और उपास्थि कार्टिलेज दोनों में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो अस्थि होता है वो प्राकृतिक से ही कठोर होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और इसमें कोई लचीलापन का पावर नहीं होता है। लेकिन जो उपास्थि है हमारा, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लच सकता है, मुड़ सकता है। जैसे हम इसके अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी अब इसके मैट्रिक्स की बात करें अगर हम अस्थि के मैट्रिक्स की, तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के यौगिक से बने होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसके बाद अगर हम मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स देखें कार्टिलेज की, तो ये जेल जैसा होता है जिसमें कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती है। इसका बहुत ज़्यादा पास पास होगा। अगर हम इसके सेल बनाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, एकदम डेंस, बहुत ज़्यादा घने होंगे, आपस में बहुत करीब होंगे। ये इसके अणु, इसके जो सेल होंगे वो बहुत ज़्यादा पास होंगे, बहुत ज़्यादा करीब होंगे। पर अगर हम इसकी बात करें कार्टिलेज की, तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे और बहुत दूर दूर तक फैले होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसका काम क्या होता है? शरीर को आकार देना, क्योंकि ये मजबूत है तो उसको ढांचा देगा। उसके बाद ये मांस, मस्तिष्क और फेफड़ों को, महत्वपूर्ण अंगों को रक्षा करते हैं, यानी जो लंग्स हो गया हमारा, मस्तिष्क हो गया, और जो इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? तो बोन्स हमारा अस्थि। और अगर हम इसके स्थान की बात करें उपास्थि की, तो ये हमारे कान का पिन्ना, नाक की नोक, ट्रेकिया और जड़ों की सतह पर मौजूद होता है। ठीक है बच्चा लोग, अब हम थोड़ा ब्लड को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तरल संयोजी ऊतक है ना, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में बहने वाले हमारा खून, खून का बदला खून, तो हम उसको समझ लेते हैं। जो रक्त की संरचना होती है बच्चा, उसमें 55% तरल भाग होता है। ठीक है, उसमें 55% लिक्विड होता है और 45% ठोस भाग होता है। ठोस भाग में क्या क्या आता है? तो पहले हम तरल को समझते हैं, उसके बाद हम ठोस को समझेंगे। तो आइए, जो हमारा जो तरल भाग है उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक सीरम होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है उसमें 92% वाटर होता है और 8% प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद ये लवण और हल्का, इसमें लवण होता है, हार्मोन होता है, और ये हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, हमारे प्लाज्मा में 92% जल होगा, 8% प्रोटीन होगा, लवण होगा, हार्मोन होगा और हल्का पीलापन का रंग होगा। उसके बाद अगर हम सीरम की बात करें, तो जब प्लाज्मा से थक्का जमने वाला प्रोटीन हटा दिया जाता है तो बचा हुआ तरल सीरम ही बचता है। यानी कहने का मतलब है, इसमें से अगर हम जो इसमें थक्का बनाता है प्लाज्मा के अंदर, जो ब्लड के अंदर थक्का बनाता है प्लाज्मा, अगर उसमें से हम प्लाज्मा के अंदर से वो थक्का बनाने वाला पदार्थ निकाल देंगे तो जो भी चीज़ें बचेगी वो सब के सब सीरम ही होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ठोस पे। तो ठोस में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आइए अब जरा इसको समझ लेते हैं। अब इससे क्या क्या होता है? जो हेरिपिन होता है हमारा, रक्त में मौजूद एक प्राकृतिक रक्तरोधी यानी एंटी काउटुलेट होता है, कॉजुलेट होता है, जो कि क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका काम होता है कि ये ब्लड को थक्का होने से रोकता है। ठीक है, ये थक्का यानी नस के अंदर, अब मानो कि जैसे हाथ हमारा है और ये कट गया है। ठीक है, अगर मानो हमारा हाथ यहाँ से कट गया है तो क्या होगा? यहाँ से ब्लड गिरे, बहेगा। अब ब्लड बहेगा तो यहाँ क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे थक्का बन जाता है। अब जब वो अब थक्का बन जाता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है जो उसको थक्का बना देता है। पर अगर मानिए ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड थक्का बन जाए तो क्या होगा? हमारी तो जान चली जाएगी। तो नसों के अंदर, वेसल्स के अंदर ब्लड थक्का ना बने, उसको थक्का बनने से रोकने के लिए कौन होता है? उसके अंदर हेरिपिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि उसको थक्का बनने से रोकता है। ठीक है बच्चा लोग, अब आते हैं थोड़ा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स, इन तीनों को समझते हैं। तो जो हम संख्याओं की बात करें, तो जो आरबीसी है ये हमारे शरीर के अंदर 4.5 से लेकर 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन तक हो सकता है। हमारे
बॉडी के अंदर जो आरबीसी है वो 4.5 से लेकर 5.5 तक हो सकता है। और अगर हम इसकी बात करें डब्ल्यूबीसी की तो वो 5,000 से लेकर 8,000 तक हो सकते हैं। ओके बच्चा लोग। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक ही होता है। ठीक है। अगर हम आरबीसी के काम की बात करें तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। हिम के कारण लाल रंग होता है इसका। खून का लाल रंग किसके वजह से होता है? हिम के कारण होता है, हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। ये परिपक्व आरबीसी केंद्रक में नहीं होता, यानी आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस अनअवेलेबल होता है, नहीं होता, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। एब्सेंट होता है इसमें। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इसके कार्य की तो ये क्या करता है, ये हमें ना हमारे बॉडी को संक्रमण से बचाता है। जो हमारे बॉडी में जो हमारा क्या होता है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हाँ जी, इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है जो कि हमारे बॉडी को किसी भी तरह के संक्रमण से प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है। ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब हम आते हैं प्लेटलेट्स के कार्य पे। जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त स्राव यानी ब्लड को कटे हुए जगह से, फटे हुए जगह से, जहां से खून बह रहा है उसको बहने से रोकता है, उसको रोक देता है। ठीक है बच्चे लोग। अब आते हैं यहाँ पे, अगर हम जीवन काल की बात करें तो आरबीसी मात्र 120 दिन तक जी सकती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कहाँ होता है बच्चा लोग? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। पर अगर हम इसके जीवन काल की बात करें डब्ल्यूबीसी की तो इसका 13 से 20 दिन ही मात्र हो पाता है। ये 120 दिन तक जिंदा रहता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी मात्र 13 से 20 दिन तक जिंदा रह सकता है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो केवल और केवल 7 से 10 दिन तक जिंदा रह पाता है। ठीक है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में दो तरह की बीमारियां भी हो जाती है। अगर मानो कि आरबीसी का जो असामान्य वृद्धि है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आरसीबी सामान्य मात्रा से बहुत ज़्यादा बनने लगी, तो वो एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिथियोनीमिया। ठीक है, पॉलीसिथियोनिया। ठीक है, ये बीमारी है एक प्रकार की जो कि आरबीसी के असामान्य वृद्धि को दर्शाता है। यानी अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा बनने लगे आपके शरीर में तो आपको एक बीमारी है जिसका नाम है पॉलीसेथीमिया। ठीक है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी अगर हद से ज़्यादा बनने लगे तो उस बीमारी को हम कहते हैं लुकोमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बनने लगे तो कौन सी बीमारी? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। लुकोमिया। और अगर आरबीसी ज़्यादा बनने लगे तब कौन सी बीमारी? जल्दी 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 बताइए। तब होती है पॉलीसेथीमिया। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा आता है लिम्फेसाइट यानी लसिका। तो अब जरा हम इसको समझ लेते हैं। उससे पहले हम चलिए अब हम समझते हैं अपने लिम्फेसाइट सिस्टम को। चलिए इसकी संरचना देखेंगे तो ये एक रंगहीन होता है, लेकिन इसमें हल्का पीलापन होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता। आप देख सकते हो ना, ये बिल्कुल रंगहीन है पर हल्का सा पीला दिख रहा है ना, कोई ये ड्रॉप ऑफ लिम्फेटिक। चलिए अब हम समझते हैं इसमें अंतर क्या होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसमें रेड ब्लड सेल और जो ब्लड प्रोटीन होता है वो अनअवेलेबल होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम इसकी समानता की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चा, ये रक्त प्लाज्मा के समान इसमें प्रोटीन, नमक, ग्लूकोज, पानी होते हैं। यानी जैसे रक्त के प्लाज्मा में होता है ना पानी, ग्लूटीन और हल्का लवण होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट में भी मौजूद होता है। आपको पता है ये क्या होता है? जब आप देखोगे ना कट जाता है कहीं, तो जब ब्लड बहना बंद हो जाता है तब देखेंगे कि जो कटा हुआ जगह उस पर ना हल्का हल्का से वाइट चिपचिपा सा ना लिक्विड आने लगता है, वही है हमारा लिम्फोसाइट। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके काम की बात करें तो ये लसिका शारीरिक द्रव संतुलन बनाए रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ये सबसे ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना मस्कुलर टिश्यू भी खत्म कर लिया। अब हम आएंगे अपने लास्ट में जिसका नाम है बच्चा तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। इसका काम होता है कमांड देने का, यानी नियंत्रण या फिर ऑर्डर देने का या फिर उसको संचारित करने का। तो अगर हम इसके मुख्य विचार की बात करें, इसके मेन बात की बात करें, मेन काम की बात करें तो यह तंत्रिका तंत्र में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है। यानी तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है जो कि पूरे शरीर में प्रतिक्रियाओं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, प्रतिक्रियाओं का संविनय करता है, समन्वित करता है। यानी यह पूरे शरीर में प्रतिक्रियाओं को भेजता है। ठीक है। इसका मुख्य काम होता है उद्दीपनों यानी स्टिमुली को ग्रहण करना और विद्युत संकेतों सिग्नल्स को प्रसारित करना। यानी कहने का मतलब है ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की भावनाओं को क्या करता है, रिसीव करता है और फिर उसको एक सिग्नल में ट्रांसफर करके एक सिग्नल में बदल कर प्रसारित कर देता है, उसको विद्युत संकेतों में बदलकर भेज देता है पूरे बॉडी में। यानी ब्रेन के पास भेजता है, पूरे बॉडी में नहीं, ब्रेन के पास भेजता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, स्थान की बात करें, तो ये मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में और रीढ़ की हड्डियों स्पिनल कोड और तंत्रिका तंत्र नर्वस में पाया जाता है। यानी अगर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये हमारे ब्रेन में होगा, स्पिंडल कोड में होगा और नर्वस में होगा। ठीक है।
अब हम इसके काम की बात करें अगर, तो ये देखो इसके ना दो चार प्रकार होते हैं, सोमा, माइलिन, उसके बाद है स्नेप्स, उसके बाद है डेट्राइड्स, उसके बाद है एक्सॉन। ये इसके एक दो तीन चार पाँच पांच प्रकार होते हैं, ठीक है। अब ये देखो उद्दीपन, यानी ये मैसेज आया यहाँ से, अब ये क्या करेगा, ये डेट्राइड में जाएगा, सबसे पहले डेट्राइड में जाएगा, डेट्राइड इसको कंफर्म करेगा और इसको सेल बॉडी में भेज देगा। जब सेल बॉडी में वो मैसेज आया, जैसे मानो ये मैसेज कौन सा, अगर मानो कि आप चल रहे हो, आपके घुटने पे चोट लग गया, ठीक है, आपके घुटने पे चोट लग गया, तो ये क्या होगा, आपके वहाँ के टिश्यू को पहले पता होगा, तो ये हमारा उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। अब जब उद्दीपन डेट्राइट को जब उद्दीपन को क्या करेगा, डेट्राइट रिसीव करेगा और डेट्राइट तुरंत ही उसको सेल बॉडी को भेज देगा और सेल बॉडी एक्सॉन को भेजेगा, एक्सॉन फिर सिनेप्स को और सिनेप्स उसको प्रतिक्रिया देगा, उसका रिस्पॉन्स देगा। यानी देखो ये कितना लंबा प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितने चार तरह के अलग अलग लेयरों से गुजरना पड़ता है। पर क्या आप देखो कि आप अगर एक थप्पड़ अपने गाल पे लगाओ तो आपको जस्ट पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। आप चल रहे हो, आपका वो जो पैरों का छोटी उंगली होता है, अगर वो बेड के वो पैर से टकरा जाए तो आपको तुरंत पता चल जाता है, जबकि वो तो आपके पूरे निचले भाग में है। तो आप देखो कितना ज़्यादा ये जटिल प्रक्रिया है, पर कितने आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, देखो इसमें ये केंद्रक हमारा जो सोमा होता है हमारा, ये सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म को नियंत्रित करता है। यानी ये जो सेल बॉडी है हमारा और इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, ये उसको नियंत्रित करता है, जिसको हम सोमा के नाम से जानते हैं, इसका काम होता है। उसके बाद अगर हम माइलिन सेथ की बात करें, तो ये सिग्नल ट्रांसमिशन पे तेज करने का और वसा की परत यानी श्वसन कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगर ये बात करें कि यहाँ से अगर सिग्नल आ रहा है तो यहाँ तक आने में जो गति होगी उसको 2 गुना कर देगा, 2x पे कौन कर देगा, माइलिन सेथ कर देगा। और इसका काम होता है वसा वाली परत जो होती है ना, उसको श्वसन कोशिकाओं में उसका भी निर्माण करता है ये। अगर हम स्नेप्स की बात करें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जो मध्य सिग्नल के पास का जो जंक्शन होता है, यानी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने भारी भरकम वर्ड बोल दिया, कोई नहीं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि ये जो बीच बीच के जंक्शन, ये जो कटाव है ना, ये यहाँ मौजूद होता है और यहाँ पे ये क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है और आगे भेजता है, ठीक है। अगर हम डेट्राइट की बात करें तो डेट्राइट क्या करता है, अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करेगा और क्या करता है, इसका काम होता है मैसेज को रिसीव करने का, ठीक है। और जो एक्सॉन होता है उसका काम होता है आवेगों को सेल बॉडी से दूर ले जाना, यानी सेल बॉडी से इसको दूर भेजने का काम होता है। और जो हमारे ये न्यूरॉन होता है, इसकी संरचना की जो खोज होती है वो हमारे कैमिलियो गोल्जी साहब के द्वारा किया गया था। गोल्जी साहब ने एक और चीज़ खोजा था जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपोक्लिप्स बोलते हैं ना, उसको भी गोल्जी कैमिलियो गोल्जी नहीं खोजा था और न्यूरॉन्स को भी कैमिलियो गोल्जी नहीं खोजा जाता। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आया होगा। और अगर किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप लोग कहाँ पूछेंगे, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। आज की इस क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।